Okay, so hey guys, this is by Ellipse online learning platform, and in this video we are going to we are going to discuss about conquest, disease and trade. ये एक सब टॉपिक है फ्रॉम द टॉपिक द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि चैप्टर है क्लास 10 हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 3। तो इस जो सब टॉपिक है उसमें 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं फॉर क्लास 10th हिस्ट्री सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन विच वॉज हेल्ड इन स्कूल। तो बस ये 5 पॉइंट के अराउंड ये टॉपिक पूरा इवॉल्व करता है। ये 5 पॉइंट अगर आप ध्यान रखते हो तो इस टॉपिक से आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, लेट्स गो। First point, the Indian Ocean for centuries before had known a bustling trade with goods, people, knowledge, custom, etc. crisscrossing its water. The entry of Europeans helped redirect these flows towards Europe. अभी ये जो पॉइंट है वो इंग्लिश में आपको स्कैरी लग रहा हो, समझ नहीं आ रहा हो, सोच रहे हो कि क्या लिखा है, लेकिन हिंदी में बहुत ही बेसिक सा मतलब है, और वो है कि इंडियन ओशियन यूरोपियंस के आने से पहले भी यूज़ होता था ट्रेड के लिए। जहाँ सामान बेचे जाते थे, लाए जाते थे, एशियन कंट्रीज़ आपस में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करती थी यूरोपियन से पहले। ये सिल्क रूट में मैंने बताया था, ठीक है। तो इंडियन ओशन से लोग इंडिया आते थे, चाइना जाते थे दूसरी कंट्रीज से, तो उसके लिए इंडियन ओशन का ही इस्तेमाल करते थे, ठीक है। यूरोपियन के आने से बस एक चेंज क्या हुआ कि लोग इंडियन ओशन का इस्तेमाल करने लगे यूरोप जाने के लिए। एशिया की कंट्रीज़ में जाने के लिए तो इस्तेमाल करते ही थे, यूरोप जाने के लिए भी इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। और यही ये वाला पॉइंट बता रहा है, ठीक है, कि यूरोपियंस ने ट्रेड रिलेशनशिप सेटअप करे इंडिया से, तो इंडियन ओशियन के थ्रू बाकी कंट्रीज़ यूरोप में जाने लगी। ओके, पॉइंट नंबर 2, America's vast land and abundant crop and minerals began to transform trade and live everywhere. The Portuguese and Spanish conquest and colonization of America were decisively underway by the mid 16th century. देखो, तो जब अमेरिका, इस पॉइंट का जो मतलब है वो मैं बता देता हूँ आपको। सारे बड़े बड़े पॉइंट हैं क्योंकि ये भी सब टॉपिक नाम का अलग थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है। तो जब अमेरिका को डिस्कवर किया कोलंबस ने और वहाँ के सिचुएशन को एनालाइज करा गया, तब पता चला कि जो वहाँ का एरिया है उसके हिसाब से इतने लोग नहीं हैं कि उसे एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कहा जाए। लेकिन जब चाइना और इंडिया के सिचुएशन को एनालाइज करा गया, रिसर्च करने जब वास्को डी गामा आए थे और उन्होंने एनालाइज करा यहाँ के सिचुएशन को, तो उस टाइम भी बाकी कंट्रीज़ और बाकी कॉन्टिनेंट्स के कंपेयर में इंडिया और चाइना के लोग इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन एक डेंसली पॉपुलेशन थी, ठीक है। और अब बात करें अमेरिका की, तो मैं बता दूँ इससे हुआ क्या। जब वहाँ पता चला कि डेंसली पॉपुलेशन नहीं है, तो कुछ पोर्तुगीज़ और कुछ स्पेनिश यूरोपियंस वहाँ जाके रहने लगे, क्योंकि वहाँ भी ट्रेड रिलेशनशिप सेटअप करने ही थे। वहाँ अमेरिका से भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती थी, इसलिए वहाँ भी ट्रेड रिलेशनशिप सेटअप करने ही थे। इसलिए कुछ पोर्तुगीज़ और स्पेनिश यूरोपियंस जो उस टाइम पे थोड़ा लीड करते थे यूरोप को रिप्रेजेंटेटिव की तरह, तो वो जाके रहने लगे अमेरिका में टू रेगुलेट द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिजनेस, ठीक है। और ये सब हुआ मिड 16th सेंचुरी में। तो वहाँ अमेरिकन भी रहने लगे, यूरोपियन भी रहने लगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, यूरोपियंस मोस्ट पावरफुल वेपन वॉज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन बट जर्म्स सच एज दोज ऑफ स्मॉल पॉक्स दैट दे कैरिड ऑन देयर पर्सन, इट प्रूव टू बी डेडली किलर। अब देखो, ये वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब मुझे लगता है कि शायद आपको इंटरेस्ट आएगा इसको जानने में। तो जब ये मिड 16th सेंचुरी में यूरोपियन के पास कोई मिलिट्री नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो जाते थे और राज कर लेते थे, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बाकी देशों पे राज करती थी मिलिट्री के बेसिस पे, ठीक है। मिलिट्री के दम पे वो लोगों को अपना गुलाम बना के रखती थी, लेकिन यूरोपियंस का ऐसा कुछ नहीं था, उनके पास कोई मिलिट्री नहीं थी। उस टाइम पे उनके पास एक जर्म्स था उनके शरीर में, जो वो कॉन्टिनेंट में फैला देते थे। एक्चुअली ये इंटेंशनल नहीं था, वो जो स्मॉल पॉक्स था उनके शरीर में वो इंटेंशनल नहीं था। ये उस स्मॉल पॉक्स के साथ जनरेशन से जी रहे थे, इसलिए उनकी जो इम्यूनिटी थी वो उस हिसाब से सेटल हो गई थी कि वो स्मॉल पॉक्स से लड़ सके। कहने का मतलब ये कि मिड 16th सेंचुरी में उनके लिए स्मॉल पॉक्स एक नॉर्मल बात हो गया था। लोग उस टाइम पे भी मरते थे स्मॉल पॉक्स से, बट उतना नहीं मरते थे जब यूरोपियंस में ये सब चालू हुआ था। स्मॉल पॉक्स मिड 16th सेंचुरी में सिर्फ यूरोपियंस को ही होता था, ठीक है। अब वो जहाँ जहाँ जाते थे उनके शरीर में ये स्मॉल पॉक्स जर्म्स रहते थे, और मान लो कि यूरोपियंस अमेरिका गए तो वहाँ के हवा में भी ये स्मॉल पॉक्स फैल गए, ठीक है। अब वहाँ के हवा में फैलने से क्या हुआ कि वो स्मॉल पॉक्स के जर्म्स अमेरिकन्स में भी जाके हो गए, और अमेरिकन्स आर स्टार्टेड टू सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। अब जैसा कि मैंने कहा, यूरोपियंस के लिए ये स्मॉल पॉक्स जनरेशन से चलते आ रहा है, इसलिए उनकी इम्यूनिटी तैयार हो गई है। लेकिन अमेरिकन्स के लिए एकदम नया है ये स्मॉल पॉक्स, ठीक है। उस टाइम पे, मतलब उस टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे अमेरिकन्स के लिए स्मॉल पॉक्स एकदम नया था। इसलिए
डेडली किलर वेपन की तरह साबित होता था, ठीक है, क्योंकि और कहीं स्मॉल पॉक्स नहीं था, सिर्फ वहीं था। अभी देखो, अभी सडन वेज में कोरोना आया, पूरी दुनिया में फैल गया, इतने सारे टेक्नोलॉजी है, इतने इंटेलिजेंट टीचर्स हैं और रिसोर्सेज हैं, स्टिल बहुत सारे लोग मर गए। वहाँ भी ये पैंडमिक की तरह आया था, क्योंकि यूरोपियंस बहुत ज़्यादा मात्रा में अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, इसलिए ये जर्म्स जो है वो भी तेज़ी से फैला था और बहुत सारे अमेरिकन की जान चली गई थी। मैं किसी भी रिसर्च का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स कहती हैं कि 60% 70% ऑफ अमेरिकन उस स्मॉल पॉक्स की वजह से मर गए थे। अब देखो, ये जो मैंने पहले कहा कि ये इंटेंशनल नहीं था, ये अनइंटेंशनली हवा में फैल जाता था, क्योंकि इन लोगों के पास स्मॉल पॉक्स जनरेशन से है, तो ये वहाँ जाते थे तो हवा में फैल जाता था और लोगों को हो जाता था, ठीक है। ये इनका कोई इंटेंशन नहीं था कि वहाँ जाके लोगों को मार दें, ठीक है। लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 4। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा। So, point number 4. Until the 19th century, poverty and hunger were common in Europe until well into the 18th century. China and India were among the world's richest countries. देखो, कहने का मतलब ये है कि 19th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती थी, ठीक है, वॉर्स होते थे, इसलिए वॉर्स से इकोनॉमी पे असर पड़ ही जाता है, ठीक है। वॉर होता था, साथ ही यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ और ऑलमोस्ट फुल यूरोप एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। जैसा कि पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कैसे फ्रांस के 97% ऑफ पीपल पीसेंट्स थे, यानी अगर किसी देश का 97% ऑफ पॉपुलेशन पीसेंट्स हो, एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो, तो अगर वहाँ एक साल बैड हार्वेस्टिंग हो जाती है तो उस देश की क्या हालत होगी। ऐसे ही यूरोप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंटिनेंट था और बैड हार्वेस्टिंग हुई, बैड वेदर हुआ वहाँ, जिससे बैड हार्वेस्टिंग हुई और एग्रीकल्चर डिपेंडेंस होने की वजह से भुखमरी और गरीबी फैल गई। उसी टाइम पे जब 16th सेंचुरी में चाइना और इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू हुआ था, तो उसको 2 साल हो चुके थे और इस 2 साल में चाइना और इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रो करा था, ठीक है। इस ग्रो करने की वजह से पहले तो वो एशियन कंट्रीज़ में अपना ट्रेड कर ही रहे थे, लेकिन अब यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ट्रेड कर रहे थे, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी ट्रेड कर रहे थे। अफ्रीका में कितना गोल्ड मिलता है आप जानते हो। तो इसकी वजह से, ट्रेड की वजह से और अपने रिसोर्सेज की वजह से, सही मैनेजमेंट की वजह से इंडिया और चाइना उस टाइम की रिचेस्ट कंट्रीज़ थी, ठीक है। यही बताता है ये वाला पॉइंट। Fifth point, however, from the 15th century, China is said to have restricted overseas contact and retreated into isolation. Europe now emerged as the center of world trade. देखो, एक और चीज़ हुआ था 15th सेंचुरी में। जैसा कि मैंने बोला, पहले के टाइम पे राजा खूब लड़ते थे, तो 15th सेंचुरी में मंगोल से चाइना का झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी उसी की वजह से बना है। तो झगड़ा हुआ था, उसकी वजह से चाइना के जो एम्परर थे उन्होंने एक रूल लगाया कि अब विदेशों को कुछ नहीं दिया जाएगा, जैसे ओवरसीज़ को, और कोई भी चीज़ें आएंगी नहीं, जाएंगी नहीं, कोई ट्रेड नहीं होगा, आइसोलेशन में रहेंगे हम, पूरा इंडियन कंट्रीज़ को देंगे, अफ्रीकन कंट्रीज़ को देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। और ये सब रूल लगा दिया गया था, ओवरसीज़ में देना मना हो गया था, जिसकी वजह से पहले तो नहीं, उस राजा के टाइम पे और बाकी राजा आए, उन्होंने भी इसी रूल को फॉलो किया। तो पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन 200 साल बाद, 300 साल बाद, 18th सेंचुरी के बाद इसका असर देखने लगा और चाइना धीरे धीरे कमज़ोर होता गया इन कंपेयर ऑफ इंडिया और इन कंपेयर ऑफ यूरोप, ठीक है। इकोनॉमी के मामले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इकोनॉमी के मामले में। और चाइना के कमज़ोर होने से यूरोप बन गया सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो यार अब आप ज़रा सोचो, था दिमाग लगाओ। लास्ट पॉइंट में मैंने कहा था कि 18th सेंचुरी में यूरोप में भुखमरी थी और भुखमरी थी और पॉवर्टी थी, लेकिन 19th सेंचुरी में फिर से वो सेंटर कैसे बन गया वर्ल्ड ट्रेड का, आखिर क्या हुआ, तो मैं बताता हूँ। देखो, 2 टॉप कंट्रीज़ थी, इंडिया और चाइना। चाइना ने अपने ये रोक लिए, ट्रेड रोक लिए, वर्ल्ड ट्रेड, और इंडिया धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, लेकिन तभी यूरोप बहुत तेज़ी से ग्रो हो गया। वो उसकी वजह थी इंडस्ट्रियलाइजेशन। वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो गई, जिससे वो चाइना और इंडिया को पीछे छोड़ के सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बन गए। क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो बाकी कंट्रीज़ को भी उस इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ़ायदा उठाना था, और इसके लिए बाकी कंट्रीज़ ने उधर ज़्यादा अट्रैक्ट हुई फॉर द वर्ल्ड ट्रेड, एंड दैट्स हाउ वो सेंटर बन गया। तो ये 5 पॉइंट मैंने पहले बता दिए हैं। एंड अभी तक अगर आप देख रहे हो तो अभी तक अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू, और आपको मुझे भी थैंक यू करना चाहिए यार, मैंने इतना सारी चीज़ बताया है। लेकिन चलो कोई नहीं, थैंक यू करने के लिए आप लाइक कर सकते हो। मैं तो आपको थैंक यू कर रहा हूँ तो आप सुन ही रहे हो, लेकिन आप मुझे थैंक यू कर रहे हो तो मैं कैसे जानूँगा। तो आप उसके लिए सिग्नल इंडिकेशन की तरह लाइक कर सकते हो, कमेंट करके मुझे बता सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं नाम भी जान जाऊँगा। एंड सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी वीडियोज़ के लिए। एंड ज़्यादा नहीं बोलूँगा,
बिकॉज वी आर न्यू ऑन यूट्यूब, आई डोंट नो व्हाट टू से फॉर एंगेजमेंट. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. अंटिल बाय देन, बाय.